इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि मैंने LIC की कंप्लीट सीरीज खत्म कर दी है, फिनिश कर दी है। अभी लेटेस्ट में ही ये LIC का धन संचय इंश्योरेंस प्लान लॉन्च हुआ है, जिसके संबंध में ये वीडियो बना रहा हूं। इसका प्लान नंबर है 865865 के नाम से है LIC धन संचय। तो उसकी कंप्लीट जानकारी लेके आया हूं मैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, LIC के बहुत सारे प्लान चलते हैं। एंडोमेंट प्लान में ये 10 तरह के प्लान हो गए। ये 10वें नंबर के प्लान का आज मैं वीडियो बना रहा हूं। 9 तरह के प्लान के ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट चेक करें। इसके अलावा और देखेंगे तो होल लाइफ प्लान्स में भी सारे अवेलेबल हैं, मनी बैक प्लान्स भी सारे अवेलेबल हैं। जितने भी LIC के प्लान्स है वो सारे मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस प्लान हो, राइडर्स हो। हर वीडियो के अंत में मैं राइडर्स के बारे में बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आज का प्लान देख लेते हैं, LIC धन संचय प्लान। इसे इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं, इसको पॉलिसी भी कहते हैं, सब कहते हैं, ठीक है। दिस प्लान इज इन नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक्ड ये प्लान है। इसका मतलब क्या है? नॉट लिंक्ड टू द शेयर मार्केट। इस प्लान में आप जो भी पैसा लगाएंगे LIC उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे ये प्लान स्वतंत्र है, ठीक है। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? पॉलिसी होल्डर विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि धन संचय प्लान को बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा LIC को, उसमें से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। इंडिविजुअल प्लान है, इसे आप ज्वाइंट के रूप में नहीं ले सकते, किसी भी एक पर्सन के नाम पर इसे ले सकते हो। लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान विच ऑफर्स एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। इस तरह से ये प्लान इंश्योरेंस भी करता है आपका, और जैसे आप बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं और उस पर ब्याज मिलता है, उस तरह से भी काम करता है। तो ये इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। इंश्योरेंस का फायदा भी मिलेगा इसमें आपको, और सेविंग अकाउंट जो होता है हमारा, उसका भी फायदा इसमें देखने को मिलेगा। तो डबल बेनिफिट है। फिर देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें कितने प्रकार के बेनिफिट दिए गए हैं आपको। 3 बेनिफिट दिए गए। जब मैच्योरिटी होगी तब भी पैसा मिलेगा, डेथ के केस में भी पैसा मिलेगा, और रेगुलर इनकम भी मिलेगी। ये 3 बेनिफिट हैं। जनरली मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट सब में मिल जाते हैं, इसमें रेगुलर इनकम भी आपको दी जाएगी। और 4 प्रकार के प्लान अवेलेबल हैं इसमें। इन केस ऑफ रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम वाले केस में आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मिलता है। ऑप्शन ए में लेवल इनकम बेनिफिट होता है, कांस्टेंट इनकम मिलती है आपको, जबकि ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम मिलती है। हर साल आपकी इनकम 5% बढ़ती जाती है, रेगुलर इनकम जो होगी। रेगुलर इनकम की बात कर रहा हूं, पे आउट की, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम पेमेंट, ऑप्शन सी में आपको लेवल इनकम ही मिलेगी और ऑप्शन डी में भी लेवल इनकम ही मिलेगी। तो इस तरह से आपके पास 4 प्लान अवेलेबल है, A, B, C, D, जिसमें से A और B रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में आता है, और C और D सिंगल प्रीमियम में आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। फ्रॉम वेयर टू परचेज दिस प्लान। दिस प्लान कैन बी परचेज्ड ऑफलाइन थ्रू एजेंट एज वेल एज ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट। ये प्लान LIC के अनुसार ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हो सकता है अभी आपको ऑनलाइन ये दिखे नहीं प्लान, लेकिन जल्दी ही से भारत सरकार इसे ऑनलाइन अवेलेबल करवा देगी। तो आप वेबसाइट विजिट करें, आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब इसकी सारी कहानी आ गई है। देखिए, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया है। इस साइड में हमने लिया है रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसी में आता है। सिंगल प्रीमियम में 2 तरह के ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम सम अश्योर्ड। अगर आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में जाते हैं तो कम से कम आपको कितने रुपए का बीमा कराना पड़ेगा? 3,30,000 रुपए का। सम अश्योर्ड का मतलब बीमा। कितने रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा? कम से कम 3,30,000 का। जबकि सिंगल प्रीमियम में 2 प्रकार के ऑप्शंस में अलग अलग है। ऑप्शन सी में जाओगे तो 2,50,000 का कराना पड़ेगा कम से कम, और ऑप्शन डी में जाओगे तो 22 लाख रुपए का कम से कम आपको मिनिमम सम अश्योर्ड करवाना ही पड़ेगा। कम से कम 22 लाख का होगा ये, ध्यान रखना, ऑप्शन डी वाला। फिर है मैक्सिमम सम अश्योर्ड। कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास पैसा हो उतने का करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम एंट्री एज 3 साल है। चारों ही ऑप्शन में अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कोई भी ऑप्शन ले, कम से कम आपकी एज 3 वर्ष की होनी चाहिए।
मैक्सिमम एंट्री एज है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप 50 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऑप्शन सी में आप 65 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ऑप्शन डी के लिए आप 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र। फिर है मिनिमम मेच्योरिटी एज, 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष से पहले आपकी मेच्योरिटी नहीं होगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर ये प्लान ले लिया 3 साल की एज में, तो उसकी मेच्योरिटी 18 वर्ष के बाद ही होगी, ध्यान रखना। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इसकी 65 वर्ष है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 80 वर्ष है, और ऑप्शन डी में 55 वर्ष की इसकी मेच्योरिटी एज है मैक्सिमम। ठीक है। फिर है मिनिमम पॉलिसी टर्म, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 2 रखे गए हैं। 10 साल का भी प्लान ले सकते हो और 15 साल का भी प्लान ले सकते हो, जबकि ऑप्शन सी में 5, 10 और 15 के प्लान है, और ऑप्शन डी में भी 5, 10 और 15 के प्लान है। फिर है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो देखो 5, 10, 5 और 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स पॉलिसी टर्म। अगर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में जा रहे हैं और 10 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म का मतलब कितने साल की पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आप 5 साल वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और 10 साल वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अब यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना पॉलिसी टर्म है उतने साल तक आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। समझ गए? रेगुलर प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जितने साल की पॉलिसी उतने साल तक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है जितने साल की पॉलिसी उससे कम समय तक आपको प्रीमियम चुकाना होगा। सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है एक बार ही आपको पैसा देना है, फिर जिंदगी भर कुछ पैसा नहीं देना। तो यहां देखें, अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटेड प्रीमियम, क्योंकि पॉलिसी ली 10 साल की और ऑप्शन चुना आपने 5 साल तक प्रीमियम चुकाने का, तो इसे ये कहा जाएगा लिमिटेड प्रीमियम। लेकिन अगर 10 साल की पॉलिसी लेकर 10 साल तक ही प्रीमियम चुकाने का आप सोचते हैं, तो इसे कहा जाएगा रेगुलर प्रीमियम। इनकी रेट्स अलग अलग होती है प्रीमियम की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। रेगुलर प्रीमियम की रेट कम होती है, लिमिटेड प्रीमियम की रेट ज्यादा होती है, और सिंगल प्रीमियम की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे ही अगर 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो फिर 3 ऑप्शन है, 5, 10 और 15। अगर 15 साल की पॉलिसी में अगर आप केवल 5 साल तक प्रीमियम चुकाना चाहते हैं तो ये लिमिटेड प्रीमियम कहलाएगा। 10 साल तक चुकाना चाहते हैं तब भी ये लिमिटेड प्रीमियम कहलाएगा। लेकिन अगर 15 साल की पॉलिसी में आप 15 साल तक प्रीमियम चुकाना चाहते हैं तो ये रेगुलर प्रीमियम बन जाएगा। और सिंगल प्रीमियम में आपको पता ही, एक बार वन टाइम आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। फिर है पे आउट पीरियड, ये गारंटीड इनकम है। पे आउट पीरियड को ही मैंने रेगुलर इनकम कहा है, इसी को गारंटीड इनकम कहा जाता है। ठीक है। कितनी मिलेगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म। जितने साल का आपने प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है उतने साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। इसलिए आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं तो आपको ज्यादा समय तक, आपका प्रीमियम भी ज्यादा समय तक होगा तो इनकम भी ज्यादा समय तक होगी। लिमिटेड प्रीमियम में प्रीमियम कम समय तक भरोगे तो क्या होगा, पे आउट भी या रेगुलर इनकम भी कम समय तक होगी। जबकि सिंगल प्रीमियम में इक्वल टू पॉलिसी टर्म, यहां प्रीमियम का झंझट नहीं है, यहां क्या है, जितने साल की पॉलिसी ली उतने साल तक आपको रेगुलर इनकम दी जाएगी। ठीक। फिर आता है मिनिमम एनुअलाइज्ड और सिंगल प्रीमियम। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कम से कम सालाना प्रीमियम आपका 30,000 का होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपका कम से कम सालाना एक बार का जो सिंगल प्रीमियम है वो 2 लाख से कम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जाएंगे तो कम से कम कितना प्रीमियम होना चाहिए आपका, 2 लाख का होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर है मैक्सिमम प्रीमियम, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने का आप सम एश्योर्ड लो और उतने की आप प्रीमियम चुकाओ, कोई लिमिट नहीं है। फिर आगे देखते हैं इसको, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कब से स्टार्ट होगा। आपने पॉलिसी तो ले ली लेकिन रिस्क कब से स्टार्ट होगा। एज 8 ईयर्स एंड अबोव इमीडिएटली स्टार्ट। LIC पॉलिसी के ये नियम है, सारी पॉलिसीज में एक ही नियम है कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष या उससे ज्यादा है और आपने पॉलिसी ली है तो आपका रिस्क कवर हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे के नाम पर पॉलिसी ली जिसकी एज 8 साल से कम है तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर यह है कि वो बच्चा 8 साल का हो जाएगा तब स्टार्ट होगा उसका रिस्क कवर, या उसको 2 साल हो जाए पॉलिसी के तब रिस्क कवर स्टार्ट होगा। अब इस पॉलिसी में कम से कम एज कितनी रखी गई है बच्चे की जिसके नाम पर आप पॉलिसी ले सकते हैं, 3 साल। 1 और 2 यहां मान्य नहीं है।
इस वाली पॉलिसी में कम से कम एज कितनी रखी गई है? 3 साल। तो 3 साल के बच्चे के नाम पर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो रिस्क कवर स्टार्ट होगा 5 साल से। 4 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी लेंगे तो 6 साल से, 5 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी लेंगे तो 7 साल से, 6 साल के बच्चे के लिए लेंगे पॉलिसी तो 8 साल से, और 7 साल के लिए पॉलिसी लेंगे, 7 वर्ष के बालक के नाम पर पॉलिसी लेंगे तो जब वो 8 वर्ष का हो जाएगा तो ये रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। 8 वर्ष या उससे अबव के लिए इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद ये रिस्क कवर स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट देख लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट 2 प्रकार के दिए गए हैं, ध्यान दें। एक गारंटेड इनकम बेनिफिट जीआईबी के नाम से दिया जा रहा है आपको, और एक और गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट जीटीबी। इन दोनों को मिलाकर जितना पैसा बनेगा वही आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, ठीक है। जीआईबी और जीटीबी कांस्टेंट रहेंगे ए सी डी ऑप्शन में, यानी कि कांस्टेंट पेमेंट मिलेगा। कांस्टेंट पेमेंट मतलब कि जितना एक बार पेमेंट तय हो गया कि 30,000 रुपए आपको मंथली मिलेंगे या सालाना मिलेंगे, वही मिलेंगे, कांस्टेंट, बढ़ेगा नहीं वो। जबकि इंक्रीजिंग 5% पर एनम इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप ले रखे हैं, आपने ऑप्शन बी चुन रखी है पॉलिसी, तो ऑप्शन बी में हर साल 5% आपका पेमेंट बढ़ता चला जाएगा, रेगुलर इनकम बढ़ती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है नंबर 1 देखते हैं अब, गारंटीड इनकम बेनिफिट जीआईबी अंडर मैच्योरिटी। हम मैच्योरिटी के बेनिफिट देख रहे हैं, जिसमें पहला है जीआईबी गारंटीड इनकम बेनिफिट। इसमें देखते हैं गारंटीड इनकम बेनिफिट जीआईबी फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ध्यान दें ये कब से मिलेगा आपको? जिस दिन आपकी मैच्योरिटी होगी उस दिन से आपको ये जीआईबी का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एज इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ भी ले सकते हो, 3 मंथ भी ले सकते हो, 6 मंथ भी, और एनुअली। डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम की मेथड कौन सी चुनी है। जो प्रीमियम मेथड आपने चुनी है वही प्रीमियम मेथड के थ्रू आपको जीआईबी का पेमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि आपने प्रीमियम पेमेंट तो कुछ और चुन ली और यहां इनकम बेनिफिट में कुछ और चुन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फिर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या है, देखिए। सबसे पहले पे आउट पीरियड शैल बी इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म। जितने साल तक आपने प्रीमियम चुकाया है उतने ही साल तक आपको ये जीआईबी दिया जाएगा, गारंटीड इनकम बेनिफिट दिया जाएगा, पे आउट दिया जाएगा। इसी को रेगुलर इनकम कहा जाता है इन केस ऑफ रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम अगर प्लान चुनते हैं ऑप्शन ए बी, तो उसमें जितने साल तक आपने प्रीमियम चुकाया है उतने ही साल तक आपको पे आउट दिया जाएगा, रेगुलर इनकम दी जाएगी। क्लियर है? प्रीमियम पेइंग टर्म तक। और इसका फॉर्मूला क्या है? जीआईबी का फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इनटू जीआईबी मल्टीपल इनटू मॉडल फैक्टर ऑफ जीआईबी। यानी कि 3 चीजों को मिलकर बनेगा। एनुअलाइज्ड प्रीमियम तो क्या होता है? जो आपने हर साल कितने रुपए का, भले ही आप मंथली चुकाते हो, क्वार्टरली चुकाते हो, वो अलग है, लेकिन एक साल में आपने कितना प्रीमियम चुकाया है, अगर उसे जीआईबी मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉडल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपकी गारंटीड इनकम बेनिफिट होगा। अब ये जीआईबी मल्टीपल और मॉडल फैक्टर मोड क्या होता है, उसके लिए अभी हम टेबल दिखाऊंगा उसके लिए मैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले के अनुसार उसकी टेबल बनी हुई है। फिर आगे है कांस्टेंट जीआईबी इन ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन ए में कांस्टेंट है, ठीक है। इंक्रीजिंग जीआईबी 5% पर एनम इन ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में लेते हैं तो आपको रेगुलर एक कांस्टेंट पेमेंट मिलेगी, जबकि ऑप्शन बी अगर लेते हैं तो 5% हर साल आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, पे आउट बढ़ता चला जाएगा। अब ये आ गया, देखिए गारंटीड इनकम बेनिफिट का हमने फॉर्मूला तो बता ही दिया। ये है जीआईबी मल्टीपल ऑप्शन ए और बी में। तो अगर आपने पॉलिसी 10 साल की ली है, ध्यान दें, अगर पॉलिसी टर्म आपने 10 साल का लिया है और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का लिया है, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम हो गया ये। इसको क्या कहेंगे? लिमिटेड प्रीमियम। जब पॉलिसी टर्म से कम प्रीमियम पेइंग टर्म होता है तो उसे लिमिटेड प्रीमियम कहते हैं। तो यहां जितने साल का आपने प्रीमियम पेइंग टर्म चुना है, जितने साल तक आप प्रीमियम चुकाएंगे उतने ही साल तक आपको रेगुलर इनकम दी जाएगी, पे आउट दिया जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपने 5 साल प्रीमियम ये चुकाया तो आपको 1.10 मिलेगा, ठीक है। और अगर 10 साल चुकाया तो 1.30 को मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है। ये है फैक्टर, इसके मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। यहां जीआईबी मल्टीपल है ना, ये हम वैल्यू रख देंगे यहां। एनुअलाइज प्रीमियम जितना आप चुका रहे हैं, फिर इनटू का साइन लगाना और फिर ये वैल्यू रखोगे तो ये आंसर आ जाएंगे, है ना।
ऐसे ही 15 साल की पॉलिसी ली है तो आप 5 साल के लिए 1.40, 10 ईयर्स के लिए 1.60 और 15 ईयर्स के लिए 1.65। ठीक है। ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग रहेगा, हर साल आपका बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी टेबल है। 10 साल के लिए 1 और 1.05 है, फिर 15 साल के लिए 1.25, 1.3, 1.3। यहां फिर से कह रहा हूं, पे आउट किसके आधार पर मिलेगा? जितने साल आपने प्रीमियम चुकाया है उतने ही साल आपको पे आउट भी दिया जाएगा। फिर है मॉडल फैक्टर ऑफ फॉर जीआईबी। मॉडल फैक्टर ये रहा। ईयरली अगर प्रीमियम चुकाते हैं तो 1 है, हाफ ईयरली चुकाते हैं तो 0.5050 है, क्वार्टरली चुकाते हैं तो 0.2537 है, जबकि मंथली चुकाते हैं तो 0.850 है। तो सबसे ज्यादा कहां है मॉडल फैक्टर आपके पास? ईयरली। आप अगर ईयरली प्रीमियम चुकाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है मॉडल फैक्टर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ऐसे ही अगर इधर देखें तो सबसे ज्यादा फायदा कहां है आपको? सबसे ज्यादा फायदा है आपको यहां पे इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट में, क्योंकि यहां जीआईबी मल्टीपल कितना है? 1.30। और इस ऑप्शन ए वाले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां है? यहां पे 1.65। अगर आप ऑप्शन ए ले रहे हैं तो 15 साल की पॉलिसी ले और 15 साल का ही प्रीमियम चुने तो उससे आपको सबसे ज्यादा जीआईबी मल्टीपल मिलेगा 1.65, जो गुणा होगा तो फिर क्या होगा? आपको फायदा भी ज्यादा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है गारंटीड इनकम बेनिफिट अंडर मैच्योरिटी का सेकंड ऑप्शन सी और डी के लिए बात कर रहे हैं। गारंटीड इनकम बेनिफिट जीआईबी फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी एज एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहां आपको ध्यान दे, ये सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी है। सिंगल प्रीमियम में आपको जो पेमेंट मिलेगी, रेगुलर इनकम मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में। लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम में तो जैसे आपने प्रीमियम चुकाया था, मासिक चुकाया था, त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी चुकाया था वैसे मिल रहा था। लेकिन सिंगल प्रीमियम में आपको जो रेगुलर इनकम है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में दी जाएगी। फिर देखिए, पहला ये ऑप्शन सीओडी की बात कर रहे हैं जो सिंगल प्रीमियम के अंदर आता है। नंबर 1, पे आउट पीरियड शैल बी इक्वल टू पॉलिसी टर्म। इस बार ये जो पे आउट है वो पॉलिसी टर्म के बराबर होगा सिंगल प्रीमियम में। यहां प्रीमियम पेइंग टर्म की बात नहीं हो रही है, पॉलिसी टर्म की बात हो रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? जीआईबी इज इक्वल टू सिंगल प्रीमियम इंटू जीआईबी मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर जीआईबी। कांस्टेंट है सी और डी दोनों में, एक बार जितनी पेमेंट तय हो गई उतनी ही मिलेगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये ऑप्शन सी है सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट में। पॉलिसी टर्म अगर आपका 5 साल का है तो पे आउट पीरियड भी कितना होगा? 5 साल का। और उसका क्या होगा? जीआईबी मल्टीपल 0.25। ध्यान दें, इसका सूत्र हमने देखा, सिंगल प्रीमियम कितना चुकाया आपने वो यहां लिखे, गुणा का चिन्ह लगाएं, फिर जीआईबी मल्टीपल जो भी आपके एप्लीकेबल हो वो लिखे, फिर मॉडल फैक्टर ये रहे वो लिखे, तो जो आंसर आएगा वही आपकी गारंटीड इनकम बेनिफिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से है ये 5, 10, 15 साल के लिए। फिर ये ऑप्शन डी में 5, 10, 15 साल के लिए है। और सबसे ज्यादा इधर अगर देखें तो कहां है बेनिफिट? सबसे ज्यादा बेनिफिट है यहां पे इसमें 5 साल वाली पॉलिसी में, क्योंकि यहां 0.25 है जीआईबी मल्टीपल। ठीक है, जीआईबी मल्टीपल कितना है? 0.25। और इसी तरह से पे आउट मोड ईयरली ये है सारा, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट। अब तक तो हम फर्स्ट देख रहे थे जीआईबी, गारंटीड इनकम बेनिफिट देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं सेकंड बेनिफिट जो मैच्योरिटी में मिलता है, उसका नाम है गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट जीटीबी। तो ये देखिए, गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट जीटीबी एज ए लमसम पेमेंट शैल बी पेबल अलोंग विद लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गारंटीड इनकम बेनिफिट। गारंटीड इनकम बेनिफिट तो मिलेगा ही आपको। जब गारंटीड इनकम बेनिफिट खत्म हो जाएगा, मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी चुनी और 10 साल का प्रीमियम चुना था, तो 10 साल तक आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो जब 10 साल खत्म होंगे तब आपको लमसम पेमेंट और दी जाएगी, कौन सी? जीटीबी के रूप में, गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट के रूप में। जब आपको फाइनल पेमेंट होगा तो जीटीबी प्लस जीआईबी की लास्ट इंस्टॉलमेंट ये दोनों मिलाकर होगा। ठीक, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या है? अंडर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूला रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? ये अंत में मिलेगा, ध्यान रखना। जब जीआईबी खत्म हो जाएगा, लास्ट जब जीआईबी मिलेगा तब ये जीटीबी मिलेगा। और कितना मिलेगा?
एनुलाइज्ड प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय जीटीबी मल्टीपल इनटू मॉडल फैक्टर फॉर जीटीबी। ये जीटीपी का अलग अलग फॉर्मूला है, अभी इसकी टेबल में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखेंगे तो अंडर सिंगल प्रीमियम पेमेंट गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट का फॉर्मूला ये है, गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट सिंगल प्रीमियम इंटू जीटीबी मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर जीटीबी। इस तरीके से ये जीटीबी का बेनिफिट है, ठीक है। जीआईबी तो आपको मेच्योरिटी होने के तुरंत बाद मिलने लग जाएगी रेगुलर इनकम। मान लीजिए मैंने 10 साल का प्लान लिया था, 10 साल का ही प्रीमियम चुकाया, तो 10 साल जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद अगले 10 साल तक मुझे जीआईबी दिया जाएगा, रेगुलर इनकम दी जाएगी, ठीक है। फिर जब वो 10 साल खत्म हो जाएंगे तब मुझे जीटीबी और दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। एनुलाइज प्रीमियम को अगर जीटीबी से और मॉडल से गुणा करेंगे तो आएगा आंसर ऑप्शन ए में ये है। देखिए, अगर आपकी एज 20 साल की है और आपने अगर 10 साल का लिया है और प्रीमियम अगर आप 5 साल तक चुका रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। 10 साल की पॉलिसी के लिए 10 साल का प्रीमियम चुकाते हैं तो ये होगा। 15 साल की पॉलिसी के लिए 5 साल चुकाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे 15 साल की पॉलिसी लें और 10 साल तक प्रीमियम चुकाते हैं तो इसके गुणा में मिलेगा। और 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल अगर प्रीमियम चुकाते हैं तो इसके मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां है? ये है, मान लीजिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपको इसमें। कहां पे? कि आपकी एंट्री एज हो 20 साल और आप 15 साल की पॉलिसी लें और 15 साल तक ही प्रीमियम चुकाएंगे तो आपको 5.1431 के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इधर देखते हैं ऑप्शन सी और डी के लिए। ऑप्शन सी और डी में सबसे ज्यादा फायदा कहां है? यहां 20 साल की एज हो और 15 साल की पॉलिसी और 15 साल का प्रीमियम होता है, ठीक है। आपको पे आउट का 1.6821 सिंगल प्रीमियम में हम पेमेंट तो एक बार में ही चुका देंगे, लेकिन पे आउट तो हमको अलग अलग लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। जितना पॉलिसी टर्म है उतने साल तक आपको पे आउट दिया जाएगा। अगर मैंने सिंगल प्रीमियम में 15 साल की पॉलिसी ली तो अगले 15 साल तक मुझे क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा, ठीक है ना। और ये इसका मॉडल है, मॉडल फैक्टर ये दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा मॉडल फैक्टर 1 है, तो उस 1 से भी ज्यादा है, इधर है 1.045 जबकि इधर भी है 1.045। तो इससे आपको मंथली में यहां बेनिफिट मिलता है, यहां तो यहां पर भी अगर मंथली लेते हैं तो बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अब बी, डेथ बेनिफिट लमसम इंस्टॉलमेंट। डेथ बेनिफिट आप लमसम भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। जबकि मेच्योरिटी पे जो बेनिफिट मिल रहा था वो पहले आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलेगा, पे आउट के रूप में। फिर जब पे आउट की डेडलाइन आ जाएगी, डेट आ जाएगी खत्म होने की, तब आपको जीटीबी के रूप में फाइनल पेमेंट और लमसम दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, डेथ बिफोर स्टार्ट ऑफ पे आउट पीरियड। अगर रेगुलर इनकम स्टार्ट होने से पहले, पे आउट पीरियड स्टार्ट होने से पहले, मान लीजिए मैंने 10 साल की पॉलिसी ली और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना, तो 10 साल से पहले प्रीमियम मुझे कितने साल चुकाना है? 10 साल। उससे पहले अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में उसे 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जितना वो एनुअल प्रीमियम चुकाता है उसका 11 गुना उसे पैसा मिलेगा। ऑप्शन सी में उसे 1.25 गुना पैसा मिलेगा। ऑप्शन डी में उसे 11 गुना पैसा मिलेगा, ठीक है, डेथ के केस में। कब? पे आउट पीरियड से पहले ही। और अगर एक बार पे आउट मिलने लग गया, एक बार रेगुलर इनकम मिलने लग गई पॉलिसी होल्डर को, और फिर अगर डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? ऑल बेनिफिट ऑफ मेच्योरिटी, ऑल बेनिफिट ऑफ जीआईबी और जीटीबी। तो ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जैसा मेच्योरिटी में मिल रहा था सेम सारे बेनिफिट इस केस में मिलेंगे। कब? पे आउट के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो सारा का सारा बेनिफिट वही चलता रहेगा जो पहले मैच्योरिटी पे चल रहा था, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं प्रीमियम पेइंग मेथड। इन केस ऑफ रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम, प्रीमियम्स कैन बी पेड रेगुलरली एट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली इंटरवल्स। मंथली प्रीमियम्स थ्रू नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच ओनली। अगर आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम चुकाना चाहते हैं तो आप ईयरली भी पैसा चुका सकते हैं, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी और मंथली भी पैसा चुका सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम में तो आप जानते ही हैं एक बार ही प्रीमियम देना होता है। अब है राइडर्स एडिशनल बेनिफिट इन दिस प्लान। ध्यान दे, राइडर्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं। जो आप ये प्लान लेंगे, मान लीजिए आपने धन संचय प्लान लिया,
इस प्लान के अलावा आप राइडर्स और एक्स्ट्रा पैसा देके ले सकते हैं। अब ये राइडर्स क्या होते हैं? आपको बहुत कम पैसे में, ध्यान दे, अगर आप पॉलिसी में अगर आप 10,000 चुकाकर 1 लाख का बीमा ले रहे हो ना, तो राइडर्स में आप केवल 200 रुपए चुकाकर 1 लाख का बीमा ले सकते हो। इतना तगड़ा बेनिफिट होता है कि 10,000 का सीधा 200 रुपए हो जाए और फिर भी 1 लाख का बीमा मिल जाए। तो आप कोई भी पॉलिसी लो, LIC की कोई भी पॉलिसी लो, उसके साथ राइडर 100% ले, क्योंकि ये तगड़ा बेनिफिट देते हैं आपको और थोड़े से पैसों में आपका डेथ का बेनिफिट है ना, बहुत ज्यादा कवर कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं एंड तक आपको सारे राइडर्स जितने भी हैं वो सारे समझाने वाला हूं। फिलहाल मैं बता दूं, इस प्लान में ऑप्शन C और D लेते हैं तो आपको केवल 2 ही राइडर मिलते हैं। तीसरे नंबर का राइडर LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और चौथे नंबर का राइडर LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इन राइडर के बारे में मैं अभी पूरी चर्चा करूंगा कि ये क्या है, कैसे इनका बेनिफिट होते हैं। फिर अगला है अंडर द रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। ध्यान दें, ऑप्शन ए और अगर ऑप्शन बी आपने प्लान चुना है रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में, तो आपको ये 1 2 3 4 5 राइडर मिलेंगे। एक तो पहले नंबर का मिलेगा LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, दूसरा मिलेगा आपको तीसरे नंबर का मिलेगा LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, चौथे नंबर का मिलेगा LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, पांचवें नंबर का मिल सकता है आपको LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और छठे नंबर का LIC प्रीमियम बेनिफिट राइडर। अगर बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले रहे हैं तो ये राइडर जरूर लें, क्योंकि अगर जिसने बच्चे के मान लीजिए आपने बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले ली और आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चा थोड़ी ना प्रीमियम चुका पाएगा, वो सारी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये राइडर अगर बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले रहे हैं तो जरूर लें, क्योंकि आप पेमेंट चुकाने वाले हैं। ठीक है, अब ये सारे राइडर्स क्या होते हैं, इन सब की डिटेल में मैं जानकारी दूंगा, अभी आप वीडियो के अंत तक बने रहे, एक साथ ही बताऊंगा 6 के 6 राइडर। पहले उससे देख लेते हैं हम सेटलमेंट ऑप्शन फॉर डेथ बेनिफिट। अगर डेथ हो जाता है तो सेटलमेंट कैसे हो सकता है, देखिए, सेटलमेंट ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट ओवर द चूजन पीरियड ऑफ 5 years इंस्टेड ऑफ लमसम अमाउंट अंडर एन इनफोर्स पॉलिसी एज वेल एज पेड अप पॉलिसी। आप चाहें तो डेथ के केस में लमसम पेमेंट भी ले सकते हैं और चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो हर 5 साल में आपको पेमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मेच्योरिटी बेनिफिट। मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या है सेटलमेंट ऑप्शन, देखिए, इफ द पॉलिसी होल्डर एक्सरसाइज दिस ऑप्शन अंडर इन एन इनफोर्स पॉलिसी द लमसम अमाउंट इक्वल टू द सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी शैल बी पेबल। अगर आप मेच्योरिटी पर भी ये चाहते हैं कि मुझे लमसम मिल जाए, वैसे तो पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि लमसम मिल जाए, तो आप लमसम भी ले सकते हैं। ठीक है, वेयर सम अश्योर्ड कितना मिलेगा, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा, और कितना होगा ये, वेयर सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी शैल बी इक्वल टू एनुअलाइज्ड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम एज एप्लीकेबल मल्टीप्लाइड बाय मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लाई। जितना आपने प्रीमियम चुकाया है एनुअलाइज या सिंगल प्रीमियम जितना भी चुकाया है, अगर उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर से गुणा कर देंगे तो जितना अमाउंट बनेगा वो आप मैच्योरिटी पर एक साथ ले सकते हैं। अब ये मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर क्या है, वो ये रहा। अगर ऑप्शन ए है तो मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर देखिए, अगर 20 साल की एज है और 10 साल की पॉलिसी ली और 5 साल तक की प्रीमियम चुका रहे हैं तो 6.4688 होगा। इसी प्रकार से अगर 15 साल की पॉलिसी ली और 15 साल तक की प्रीमियम चुका रहे हैं तो 19.2615 होगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में है 20 साल की पॉलिसी और 20 साल की एज है या 40 साल की एज है। 20 साल की एज वाले के लिए मान लीजिए वो 15 साल की पॉलिसी लेता है और केवल 5 साल तक की प्रीमियम चुकाता है, तो 8.4063 के हिसाब से मिलेगा उसे पेमेंट उसके मल्टीप्लीकेशन में। और अगर 15 साल की पॉलिसी लेकर 15 साल तक प्रीमियम चुकाता है तो 19.2182 के हिसाब से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा फायदा कहां है उसको, सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, कहां पे, इस जगह कि 20 साल की एज हो और वो 15 साल की पॉलिसी ले और 15 साल तक रेगुलर प्रीमियम चुकाता रहे, तो उसे 19.2615 के हिसाब से मल्टीप्लाई में पैसा मिलेगा। फिर है ऑप्शन सी और डी का देख लेते हैं। ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा फायदा कहां है, देखिए ऑप्शन सी वाले में, तो ऑप्शन सी वाले में सबसे ज्यादा फायदा यहां है कि एज 20 साल है, 15 साल की पॉलिसी ली और 15 साल का आपको पे आउट हो सकता है, वो वाला आपने चुना हो। सिंगल प्रीमियम वाले में आपने ये बेनिफिट यहाँ है, 20 साल की पॉलिसी है और आपने 15 साल के
20 साल की एज है आपकी और 15 साल की पॉलिसी के लिए 15 साल का पे आउट चुना है आपने, तो 1.77 आपको मल्टीप्लाई में मिलेगा। ये मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स हैं। किससे गुणा करना है इसको? एनुअल प्रीमियम से। जितना आपने प्रीमियम चुकाया है या जितना सिंगल प्रीमियम चुकाया है उसके मल्टीप्लीमेंट, ये देखिए एनुअलाइज प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम जो आपने चुकाया है उसको जब हम इससे गुणा कर देंगे, किससे? मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर से, तो वो पेमेंट आपको लमसम एक साथ मैच्योरिटी पर मिल सकती है। फिर आगे देखते हैं, ग्रेस पीरियड देख लेते हैं। ग्रेस पीरियड इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ओनली। केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी और डी सिंगल प्रीमियम वाले होते हैं, तो वहां ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। एक्स्ट्रा टाइम टू पे द प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट। आपको ग्रेस पीरियड क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम होता है। आपके प्रीमियम चुकाने की जो डेट थी उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसी को ग्रेस पीरियड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिसी शैल बी कंसिडर्ड इन फोर्स विद द रिस्क कवर विदाउट एनी इंटरप्शन। और इस पीरियड के दौरान भी आपकी पूरी पॉलिसी एक्टिव रहती है, इनफोर्स रहती है और सारे के सारे फायदे आपको उसके मिलते हैं। इफ द प्रीमियम इज नॉट पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ग्रेस पीरियड द पॉलिसी लैप्स। आपके प्रीमियम की डेट भी निकल गई, ग्रेस पीरियड की डेट भी निकल गई और फिर भी अगर आपने प्रीमियम नहीं चुकाया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ग्रेस पीरियड क्या है? 30 दिन। देखो हाफ ईयरली और ईयरली, हाफ ईयरली अगर क्वार्टरली प्रीमियम चुकाते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर मंथली प्रीमियम चुकाते हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या है? इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्योंकि पॉलिसी केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही लैप्स हो सकती है, तो रिवाइव भी केवल इसी ऑप्शन में हो सकती है। If the premiums are not paid within the grace period, then the policy will lapse. A lapsed policy can be revived, but within a period of 5 years. अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, जैसा कि मैंने कहा प्रीमियम की डेट निकल गई, प्रीमियम जिस डेट को चुकाना था वो डेट निकल गई, ग्रेस पीरियड आपको मिला हुआ था वो डेट भी निकल गई, फिर पॉलिसी लैप्स हो गई, तो ठीक है ना, उसको आप रिवाइव करा सकते हो। कब तक रिवाइव करा सकते हो? अगले 5 वर्ष तक आप रिवाइव करा सकते हो, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर आगे है इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम। ये देख लेते हैं। अगर आप हाई प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपको कुछ फायदा एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या? द जीआईबी मल्टीपल, जीटीबी मल्टीपल एंड मेच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर शैल बी इंक्रीज बाय फिक्स्ड परसेंटेज एज डिटेल इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आप हाई प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हो, ज्यादा पैसा चुकाना चाहते हो और ज्यादा बड़ी पॉलिसी लेते हो, तो जीआईबी मल्टीपल जो फैक्टर था, जीटीबी मल्टीपल फैक्टर था और मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर जो तीनों थे अब तक हमने देखे, जीआईबी, जीटीबी और मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर, वो तीनों बढ़ जाएंगे। कितने परसेंट से? इस टेबल में जो परसेंट दिया हुआ है उससे। अगर रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चुना है, ऑप्शन ए और बी, ठीक है, और अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का चुना है और अगर 2 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तो 2.20% वो बढ़ जाएंगे। ये परसेंटेज में उतना परसेंट वो बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना। 15 साल के लिए तो भी 2.20% बढ़ जाएंगे। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में लिया है ऑप्शन सी और डी में, तो अगर आपने 25 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी ली तो 2.25% ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव, ये आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर है इंसेंटिव फॉर ऑनलाइन सेल। अगर आपने ये पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी तो आपको क्या फायदा होगा? इन सच केसेस द जीआईबी मल्टीपल, जीडीपी मल्टीपल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर शैल बी इंक्रीज्ड बाय ए फिक्स्ड परसेंटेज एज डिटेल्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आपने यही पॉलिसी ऑनलाइन परचेज की तो आपको कितना फायदा होगा? सिंगल प्रीमियम अगर लिया है मेथड तो 2% जीटीबी भी बढ़ जाएगा, जीआईबी भी बढ़ जाएगा और मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। अगर 15 साल की पॉलिसी ली है, ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 15 साल का चुना है तो आपका 10% बढ़ जाएगा। जितना जीआईबी है ना और जितना जीटीबी है वो सब 10% बढ़ जाएगा ऑनलाइन परचेज करने पर। फिर है आपका अगला पॉलिसी लोन अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 इयर्स प्रीमियम। जब आप 2 साल का, सिंगल प्रीमियम में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, 2 इयर्स प्रीमियम अगर आप चुका लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जब आप 2 साल तक पेमेंट चुकाते हैं तभी आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी हो तो 90% लोन ले सकते हैं, पेड अप पॉलिसी हो तो 80% तक लोन ले सकते हैं
और अगर ऑप्शन सी और डी चुना है आपने सिंगल प्रीमियम वाली, तो उसमें सरेंडर वैल्यू का 75% तक आप लोन ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्री लुक पीरियड देख लेते हैं। इफ द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी मे बी रिटर्न टू कॉर्पोरेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी स्टेटिंग द रीजन। अगर आपने ये पॉलिसी परचेज कर ली और 30 दिन तक आपको ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अच्छी नहीं लगी, नहीं लेनी है मेरे को, तो आप ये पॉलिसी वापस से लौटा सकते हो और आपका सारा पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद है इनफोर्स पॉलिसी वर्सेज पेड अप पॉलिसी। ये भी देख लेते हैं ये क्या होता है थोड़ा सा। इफ यू कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम्स योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल रिमेन एक्टिव एंड इनफोर्स। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर चुकाते रहते हैं तो वो पॉलिसी क्या होती है, एक्टिव रहती है। उसी एक्टिव पॉलिसी को इनफोर्स पॉलिसी कहते हैं। इन दिस केस योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल पे ऑल बेनिफिट्स। और इस केस में जब पॉलिसी एक्टिव रहेगी, इनफोर्स रहेगी, तो आपके जितने भी पॉलिसी के बेनिफिट होते हैं वो सब आपको मिलते रहते हैं। When the premiums for a life insurance policy is not paid on time and it lapses, then the policy acquires a paid up value and it is considered a paid up policy. लेकिन अगर आपने प्रीमियम चुकाया नहीं, प्रीमियम की डेट निकल गई, ग्रेस पीरियड की भी डेट निकल गई और फिर भी प्रीमियम नहीं चुकाया और आपकी पॉलिसी क्या हो गई, लैप्स, तो उस केस में आपकी लैप्स पॉलिसी का एक पेड अप वैल्यू बनता है, जिसके कारण इसे पेड अप पॉलिसी कहा जाता है। तो आप प्रीमियम नहीं चुकाकर भी उस पॉलिसी को जिंदा रख सकते हैं पेड अप वैल्यू के द्वारा, उसे पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करवा के। फिर आगे है सरेंडर ऑफ पॉलिसी देख लेते हैं। रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम में आप ले रहे हैं ऑप्शन ए और बी में, तो क्या है ऑप्शन देखिए। आफ्टर फर्स्ट ईयर पॉलिसी पेमेंट बराबर 0। अगर आपने पहले साल में कोई भी पेमेंट किया, कोई भी सरेंडर किया पहले साल में, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा पहले 2 साल तक। आफ्टर 2 ईयर, पहले 2 साल तक आपको कोई पेमेंट पैसा नहीं मिलेगा। आफ्टर 2 ईयर आपको 30% से लेकर 90% तक आपकी पॉलिसी का पैसा लौटा दिया जाएगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा 30% से 40%, 50%, 60%, ऐसे करते करते ये 90% तक पहुंच जाता है। तो जितने ज्यादा टाइम आप पॉलिसी लेके रुकेंगे उतनी ही सरेंडर वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन सी और डी में सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 पॉलिसी ईयर, पहले 3 साल में कितना रहेगा, 75% मिलेगा आपको सिंगल प्रीमियम का पैसा। आफ्टर द थर्ड पॉलिसी ईयर 90% ऑफ द सिंगल प्रीमियम आपको दिया जाएगा। जितना प्रीमियम चुकाया है उसका 90% मिलेगा तीसरे साल के बाद, और तीसरे साल से पहले 75% पैसा ही मिलेगा प्रीमियम चुकाने का। फिर उसके बाद आगे है सुसाइड एक्सक्लूजन देख लेते हैं। पॉलिसी मस्ट बी इनफोर्स। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, सुसाइड के केस में अगर पॉलिसी एक्टिव नहीं है तो सारा केस खत्म हो जाता है। इफ द इंश्योर्ड पर्सन कमिट सुसाइड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, अगर रिस्क स्टार्ट होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर पॉलिसी होल्डर ने सुसाइड कर लिया, रिस्क कवर स्टार्ट होने के 12 महीने के अंदर अंदर अगर पॉलिसी होल्डर ने सुसाइड कर लिया, तो क्या होगा, द कॉर्पोरेशन विल नॉट एंटरटेन एनी क्लेम अंडर दिस पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर 80% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड। तो ऐसे केस में उसे डेथ के किसी भी प्रकार के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, केवल जो उसने प्रीमियम चुकाया है उस प्रीमियम की 80% राशि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दी जाएगी। कब, जब वो 12 महीने में ही सुसाइड कर ले पॉलिसी लेने के। इफ लैप्स नो पेमेंट, अगर पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, ना प्रीमियम ना डेथ बेनिफिट। आफ्टर 12 months ऑल बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड इवन आफ्टर सुसाइड। और अगर पॉलिसी लेने के 12 महीने बाद, ध्यान रखना रिस्क कवर स्टार्ट हो चुका है, रिस्क कवर स्टार्ट होने के 12 महीने गुजर चुके हैं और फिर उसके बाद पॉलिसी होल्डर अगर सुसाइड कर ले, तो उस केस में जितने भी डेथ बेनिफिट नॉर्मल मिलते हैं फिर इसे डेथ माना जाएगा और डेथ केस के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C। तो देखते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C क्या क्या है। तो देखिए ₹1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ईच फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपको
आप जब भी इस पॉलिसी को लेते हैं, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम चुकाते हैं उसमें आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, और ये प्रतिवर्ष ले सकते हैं। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर करते हैं, और 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं अगर इस पॉलिसी में आप पैसा जमा कराते हैं तो सेक्शन 80C के तहत। फिर आगे एक और है टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 1010D। ये देखिए 1010D में क्या मिलने वाला हमको? एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपकी कोई भी पॉलिसी हो, ध्यान देना, किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी हो इंश्योरेंस की, अगर वो मेच्योर होती है या डेथ के केस में जो आपको पैसा मिलता है, डेथ हो गई तो जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा, मेच्योर हो गई वो पॉलिसी तो सारा का सारा जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत कर से छूट होती है, उसको उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इवन जो बोनस मिलता है डेथ क्लेम में मिले या मैच्योरिटी पर बोनस मिले, उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता। अगर शॉर्ट एंड स्वीट कहूं तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आपको जितना भी मैच्योरिटी और डेथ पर पैसा मिलने वाला है भविष्य में, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। अब हम देखने जा रहे हैं राइडर्स क्या होते हैं और राइडर्स के बेनिफिट क्या होते हैं किसी भी प्लान में। ध्यान दें, इंश्योरेंस की दुनिया में राइडर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और राइडर्स क्या होते हैं? जो आपकी मेन पॉलिसी होती है, जो बेस पॉलिसी होती है, जो बेस प्लान होता है, उसमें एडिशनल प्रीमियम के साथ एडिशनल बेनिफिट देते हैं। एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको इसको समझा देता हूं पहले, फिर हम इसको समझने के लिए आगे चलेंगे। मान लीजिए कोई भी प्लान लिया आपने, कोई भी प्लान, और मान लीजिए वो लिया आपने 10 लाख का, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया कहीं से भी, LIC का, ठीक है, और वो लिया प्लान आपने 10 लाख का, इसे हम कहेंगे बेस प्लान। ये क्या है? बेस प्लान, ठीक है। अगर इस केस में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको क्या मिलेगा? 10 लाख रुपया बीमा का, ठीक है, प्लस बोनस मिलेगा आपको, हम सभी जानते हैं बोनस मिलेगा, ठीक है, डेथ और मैच्योरिटी पे। एक तरह से यूं समझ लो, मैच्योरिटी हो या डेथ हो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? 10 लाख का जो बीमा आपने लिया वो, प्लस उसके साथ बोनस की राशि ये दी जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ आप कोई राइडर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी राइडर ले लिया आपने, एक्सीडेंट का राइडर ले लिया, ठीक है, और एक्सीडेंट का राइडर ले लिया आपने 10 लाख रुपए का, और ध्यान देना बेस प्लान लिया है कितने का? 10 लाख रुपए का बीमा ले लिया, और साथ में एक्सीडेंट राइडर और ले लिया 10 लाख का। अब इस केस में क्या हो रहा है? देखिए, यहां आपकी मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट से तो भी 10 लाख रुपए मिल रहा है, नेचुरल डेथ से हो रही है तो भी 10 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन अगर एक्सीडेंट राइडर आपने अगर इंक्लूड कर लिया तो देखिए कैसे गणित बैठेगी। अब देखिए, तो बेस प्लान में मान लीजिए आपने क्या लिया? डेथ राइडर, ये राइडर एक्सीडेंट वाला ले लिया। नॉर्मल डेथ होती है, नेचुरल डेथ, तो आपको 10 लाख ही मिलेंगे, 10 लाख प्लस बोनस। किसमें? नेचुरल डेथ में। नेचुरल डेथ हो या नॉर्मल डेथ हो तो उस केस में राइडर का बेनिफिट खत्म हो जाता है, 10 लाख ही मिलेंगे क्योंकि ये एक्सीडेंटल राइडर है। लेकिन अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है, एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है आपकी, तो उस केस में क्या मिलेगा? 10 लाख तो आपको आपका मेन ये मिलेगा, कौन सा? बेस प्लान के 10 लाख प्लस बोनस। 10 लाख प्लस बोनस ये तो मिलेगा आपको बेस प्लान का, प्लस जो राइडर आपने एक्सीडेंट वाला जोड़ा है इसमें, कि ये राइडर क्या है? एक्सीडेंट राइडर क्या है कि एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे इतना पैसा मिल जाए, और तो ये 10 लाख और प्लस बोनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक तरह से 20 लाख प्लस बोनस की राशि मिलेगी। अब खास बात जानते हैं क्या होता है कि ये जो राइडर होते हैं बहुत लो प्रीमियम पर आपको मिलते हैं, इतनी कम कीमत पर मिलते हैं कि आप खुद भी उसको चौंक जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा जब। बस इनका एक ही नुकसान है कि जैसे एक्सीडेंट राइडर लिया तो ये नॉर्मल डेथ में काम नहीं करेगा, ये किस में काम करेगा? केवल एक्सीडेंट में ही काम। दूसरा नुकसान क्या है कि मैच्योरिटी पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहां तो मैच्योरिटी पर आपको 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा बेस प्लान में, लेकिन जो राइडर एक्सीडेंट लिया है, एक्सीडेंट राइडर लिया है, उसका पैसा डूब जाएगा आपको जितना भी आपने प्रीमियम चुकाया, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं, डेथ हुई नहीं, तो आप जी गए, तो इसलिए वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा, बाकी का आपको बेस प्लान का सारा पैसा मिल जाएगा। तो किसी भी राइडर की विशेषता क्या होती है? वो एड ऑन होता है। जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर एड ऑन करते हैं कंप्यूटर में, इनमें तो हमारा जो मूल सॉफ्टवेयर होता है उसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है हमको। तो ये राइडर्स भी क्या होते हैं? एडिशनल बेनिफिट देते हैं, और ये हमें जरूर लेने चाहिए
क्योंकि पॉलिसी की जो रकम होती है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात उसके लिए प्रीमियम हमको बहुत कम देना पड़ता है। तो अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए LIC के टोटल 6 राइडर है। कितने राइडर है? 6 राइडर। अब मैं सभी राइडर्स की सारी डिटेल, सारी बारीकियां, सारी कंप्लीट उदाहरण सहित आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ठीक है। अब इन 6 राइडर्स में से कौन सा राइडर किस पॉलिसी में लागू है वो मेरा पॉलिसी का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिसी में सारे राइडर्स मिलना संभव नहीं है, तो वो उस पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि इन 6 राइडर्स में से आप कौन सा राइडर उस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहला राइडर है हमारा LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो ये क्या है? देखिए पहली इसकी नियम शर्तें सब कुछ यही है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं यही इसके नियम है, यही इसके शर्त है, यही इसके बेनिफिट्स है। मिनिमम सम अश्योर्ड, आप अगर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं एड ऑन के रूप में तो आप कम से कम आपको 20,000 रुपए का लेना पड़ेगा ये LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। और मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना है? 100 लाख रुपीज। अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो कम से कम 20,000 का ले सकते हैं और मैक्सिमम 100 लाख का यानी कि 1 करोड़ का ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग LIC जीवन शिरोमणि प्लान। जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़कर आप 1 करोड़ तक का मैक्सिमम सम अश्योर्ड या क्या ले सकते हैं? एडिशनल बेनिफिट। ध्यान देना ये राइडर का सम अश्योर्ड है, ये बेस प्लान का सम अश्योर्ड नहीं है। बेस प्लान का सम अश्योर्ड या पॉलिसी का सम अश्योर्ड तो अलग हो सकता है और ये अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने कोई प्लान लिया, उसमें आपने 10 लाख का लिया सम अश्योर्ड यानी कि बीमा राशि 10 लाख रुपए का आपने बीमा करवाया, लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख का ले, यहां आप 1 लाख का भी ले सकते हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। राइडर कंप्लीटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितने का ले रहे हैं। और राइडर का और जो आपका बेस प्लान है उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जो भी दुर्घटना होती है या भी जो भी राइडर के बेनिफिट होते हैं वो बेस प्लान से संबंध होकर ही आपको फिर मिलता है। तीसरा है मिनिमम एज एट एंट्री। अगर ये राइडर लेना चाहते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और इस राइडर को आप पॉलिसी स्टार्ट होने के टाइम पे भी ले सकते हैं और पॉलिसी के दौरान भी ले सकते हैं। चौथा है मैक्सिमम एज एट एंट्री। इस राइडर को लेने के लिए आपकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पांचवा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर प्रॉफिट क्या है? ओनली आफ्टर डेथ। ध्यान देना एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर जो है उसका लाभ केवल आपको डेथ के बाद मिलेगा। अगर आप सोचें कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब जितना पैसा खर्च हो रहा है मेरे इलाज में वो पैसा यहां से मिल जाएगा, नहीं, ये कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो यहां आपको मेडिकल का पैसा नहीं मिलता। एक्सीडेंट के बाद अगर डेथ हो जाती है तो केवल डेथ के केस में आपको इस राइडर का प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। छठा मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आपने इसमें मान लीजिए 1 करोड़ का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो मृत्यु होने पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर मृत्यु नहीं होती है तो आपको कोई भी पैसा इस राइडर का वापस नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं पॉलिसी का सारा पैसा मिलेगा लेकिन इस राइडर का पैसा नहीं मिलेगा मैच्योरिटी के केस में। फिर आगे देखते हैं तो देखिए 7 नंबर पॉलिसी कवरेज टर्म, अर्लियर एज मैक्सिमम 70 इयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो कवरेज टर्म होगा वो क्या होगा? या तो आपकी उम्र अधिकतम 70 वर्ष हो या मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, मान लो मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी 50 वर्ष है तो आपको 50 वर्ष तक ही पॉलिसी का कवरेज मिलेगा। या पॉलिसी का मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड है मान लीजिए 25 साल ही, तो 25 साल तक ही आपको कवरेज मिलेगा। जितने टाइम तक की पॉलिसी होगी या तो उस टाइम तक या 70 वर्ष की एज तक, दोनों में से जो भी पहले हो वहां तक आपको इस राइडर के द्वारा कवरेज मिल जाएगा। 8वां है पेड अप वैल्यू। हमने देख ली पेड अप वैल्यू क्या होती है, लेकिन इस राइडर की कोई भी पेड अप वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपने इसका प्रीमियम नहीं चुकाया तो आपका पैसा डूब जाएगा, कोई पेड अप वैल्यू नहीं बनेगी। सरेंडर वैल्यू भी कोई नहीं बनेगी इस राइडर की बात कर रहा हूं अब मैं, ध्यान रखना। 10वां है प्रीमियम पेमेंट मोड, सेम एज बेस प्लान। प्रीमियम कैसे चुकाएंगे? जैसे आप बेस प्लान में चुका रहे थे, ईयरली चुका रहे थे तो यहाँ पे भी ईयरली चुकाना पड़ेगा। वहां मंथली चुका रहे थे बेस प्लान में मेन पॉलिसी में, तो यहाँ पे भी आपको मंथली चुकाना पड़ेगा। जैसा वहां चूज किया है वैसा यहाँ चूज करना होगा। 11 नंबर प्रीमियम रेट ईयरली। इस प्लान की, इस एक्सीडेंट वाले प्लान की कितनी है प्रीमियम रेट? आपको 0.05% प्रीमियम चुकाना पड़ेगा इस राइडर को लेने की, ठीक है। और अगर पुलिस ड्यूटी है, किसी भी प्रकार की पुलिस ड्यूटी में है आपको, तो 0.1% आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अब देखिए ये राइडर कितना सस्ता है, मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट 50 रुपीज ईयरली पेमेंट। अगर आपको 1 लाख का एक्सीडेंट
का बेनिफिट चाहिए और ये राइडर लेना चाहते हैं आप, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर 1 लाख रुपए का, मात्र 1 साल का 50 रुपए चुकाना होगा। तो इसका मतलब है मंथली कितना कम हो गया आप सोच सकते हैं। 1 साल के मात्र 50 रुपए में आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ये है राइडर की ताकत। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 50 रुपए आपको 1 साल में चुकाना है या हर 6 महीने में चुकाना है या मंथली करके चुकाना है, ये डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी का प्लान कैसे लिया हुआ है। अगर मंथली चुकाते हैं तो इस 50 में 12 का भाग लगा के हर मंथ में जो पैसा बनता है वो बन जाएगा, और 6 महीने में चुकाते हैं तो इसका आधा कर देना, और ईयरली चुकाते हैं तो ये पूरा का पूरा। तो ये वाला ये ओरिजिनल एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। तो 1 लाख का LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर अगर आपको परचेज करना हो तो केवल 50 रुपए खर्च करके आप साल के ले सकते हैं। फिर आगे है अब दूसरा राइडर, LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें क्या है देखिए, इसका मिनिमम सम अश्योर्ड है 10,000 रुपए। ये वाला जो है लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये आप कम से कम 10,000 रुपए का ले सकते हैं, मैक्सिमम 100 लाख रुपए का यानी कि 1 करोड़ का ले सकते हैं। ध्यान देना, जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़ते हुए उसमें ये लागू नहीं है। तीसरा है मिनिमम एज एट एंट्री। आप अगर इसको लेना चाहते हैं, इस राइडर को, लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये पॉलिसी के स्टार्ट होते हुए भी लिया जा सकता है ये प्लान, और पॉलिसी के दौरान। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी लेने वाले हैं तो आप पॉलिसी स्टार्ट होने के साथ भी इस राइडर को ले सकते हैं, और अगर पहले से पॉलिसी ले रखी है तब भी इस प्लान को ले सकते हैं, राइडर को ले सकते हैं। चौथा है मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स। 65 वर्ष की उम्र से अधिक का व्यक्ति ये राइडर नहीं ले सकता। पांचवा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर प्रॉफिट क्या है? ओनली आफ्टर डेथ। मैं फिर से कह रहा हूं, लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी डेथ होगी। यहाँ कोई मेडिकल का पैसा आपको नहीं दिया जाता कि आपके एक्सीडेंट हो गया और मेडिकल का जो पैसा है वो दिया जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या आप मान लीजिए डिसेबल हो गए तो पैसा दिया जाएगा, नहीं। एक्सीडेंट के बाद जब डेथ होगी तभी आपके नॉमिनी को ये इसका बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ का आपने लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है, तो पॉलिसी का तो सारा पैसा मिलेगा ही। फिर से कह रहा हूं, पॉलिसी का सारा पैसा मिलेगा, वो पॉलिसी है, वो अलग चीज है। राइडर के बेनिफिट क्या है कि अगर 1 करोड़ का राइडर ले लिया आपने तो 1 करोड़ रुपए एक्सीडेंट से मृत्यु के केस में मिलेंगे, और किसी केस में अगर मृत्यु होती है तो वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो वो पैसा मिल जाएगा। छठा है मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। इस राइडर में भी मैच्योरिटी पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। अगर डेथ से मृत्यु हो जाती है तो ही फायदा है, वरना अगर आप मैच्योरिटी हो जाते हैं तो आपका जीवन आपको मुबारक, और आपको इस राइडर का पैसा नहीं मिलेगा, पॉलिसी का पैसा जरूर मिलेगा। ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। राइडर एक अलग चीज है और जो पॉलिसी है वो एक अलग चीज है। 7वां नंबर है पॉलिसी कवरेज टर्म। तो पॉलिसी कवरेज टर्म देख लेते हैं इस राइडर में। अर्लियर एज मैक्सिमम 70 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पहले हो जाए या आपकी एज 70 ईयर्स पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ये राइडर आपको कवरेज देता है एक्सीडेंट का। 8वां नंबर है पेड अप वैल्यू, नॉट एक्वायर एनी पेड अप वैल्यू। इसकी कोई पेड अप वैल्यू नहीं होगी। अगर आपने इस राइडर का प्रीमियम नहीं चुकाया तो इसकी कोई पेड अप वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, और ना ही कोई सरेंडर वैल्यू आपको इस राइडर की मिलने वाली है। पॉलिसी की मिलेगी अगर पॉलिसी में है, तो पेड अप वैल्यू पॉलिसी की है तो मिलेगी, लेकिन राइडर की नहीं मिलेगी। 10वां नंबर प्रीमियम पेमेंट मोड, सेम एज बेस प्लान। जो आपने पॉलिसी में जिस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली जैसे भी कर रहे हैं, वैसा ही आपको इस राइडर का भी पेमेंट करना पड़ेगा। 11वां नंबर प्रीमियम रेट ईयरली 0.04% ऑफ राइडर सम अश्योर्ड। देखिए कितना कम है पेमेंट, 0.04% है इस राइडर का सम अश्योर्ड अमाउंट। या जो एनी टाइप ऑफ पुलिस ड्यूटी है, किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस ड्यूटी हो, उसमें 0.08% प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ₹1 लाख LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट ₹40 ईयरली पेमेंट। अगर आपको 1 लाख रुपए का LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर परचेज करना है तो मात्र आपको साल भर में 40 रुपए ही खर्च करने हैं, और 40 रुपए में आपको 1 लाख रुपए का बीमा एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक्सीडेंट के केस में। तो आपने देखा, फिर से मैं चीज क्लियर कर रहा हूं कि पॉलिसी का जो पैसा है वो अलग है। अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है और अगर नेचुरल डेथ हो गई तो आपको, नेचुरल डेथ हो गई, मान लीजिए नेचुरल डेथ हो गई आपकी, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई
तब भी 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, 10 लाख प्लस बोनस ये मिलेगा। ठीक है, कोई भी पॉलिसी हो, जितने रुपए की पॉलिसी ली है, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में आपको 10 लाख प्लस बोनस जो भी है रेट मिल जाएगी। एक तरह से कल्पना के लिए मान लेते हैं। जबकि अगर राइडर ले लेते हैं, एक्सीडेंटल राइडर, और फिर अगर नेचुरल डेथ होती है तब तो यही पैसा मिलेगा, नेचुरल डेथ में तो यही पैसा मिलेगा। लेकिन एक्सीडेंट वाला अगर राइडर लिया और एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई तो पॉलिसी का सारा पैसा, जो पॉलिसी का पैसा है वो सारा पहला पैसा प्लस इस एक्सीडेंटल राइडर का और सारा पैसा ये भी मिलेगा, यानी कि ये हमारा एक्सीडेंटल राइडर का पैसा हो गया। तो यानी कि डबल बेनिफिट। तो मान लो ये 10 लाख प्लस ये 10 लाख, तो एक तरह से 20 लाख रुपए आपको बीमा के मिलेंगे और साथ में बोनस मिलेगा वो जो अलग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर का राइडर, LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सबसे अच्छा राइडर यही है, ध्यान देना, सबसे बेस्ट राइडर यही होने जा रहा है। क्यों है, अभी इसकी चर्चा मैं करता हूं। सबसे पहले बता दूं, ये LIC का जो एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, ये 2 राइडर से मिलकर बना है। एक तरह से इसमें आपको एक्सीडेंट के कारण जब डेथ हो जाए तो उस केस में भी आपको पैसा मिलेगा इस राइडर से, और अगर एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाए तो भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छा राइडर मानता हूं मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, आप भी देख लें। नंबर 1, इसकी शर्तें क्या है? मिनिमम सम अश्योर्ड 10,000। इस राइडर को लेने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपए का ले सकते हैं ये राइडर, यानी कि 10,000 रुपए के बीमे का ये राइडर ले सकते हैं। मैक्सिमम सम अश्योर्ड 100 लाख। आप इस राइडर को लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए का सम अश्योर्ड या 1 करोड़ के सम अश्योर्ड के साथ इसको ले सकते हैं, LIC जीवन शिरोमणि प्लान को छोड़कर। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है। इस राइडर को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एंड ड्यूरिंग द पॉलिसी। आप इसे पॉलिसी प्रारंभ होने के टाइम पे भी ले सकते हैं और पॉलिसी चालू हो गई है तो उस दौरान भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 ईयर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ बेस पॉलिसी रिमेन्स। लेकिन पॉलिसी के कम से कम 5 साल बाकी होने चाहिए, तभी आप इसे ले सकते हो। ध्यान देना, पॉलिसी स्टार्ट होते ही इसे ले सकते हो, पॉलिसी चालू हो गई है उसके दौरान भी ले सकते हो, लेकिन पॉलिसी के दौरान तभी ले पाओगे जब कम से कम 5 साल बाकी हो पॉलिसी खत्म होने की। ठीक है, पॉलिसी प्रीमियम भरने के 5 साल बाकी हो। चौथा नंबर का है मैक्सिमम एज एट एंट्री 70 ईयर्स। 70 साल से ज्यादा का व्यक्ति इस राइडर को नहीं ले सकता है। पांचवा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड। जैसे कि मैंने बताया, एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ हो गई है तो आपको जितना का सम अश्योर्ड आपने राइडर का लिया है वो सारा मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का ये सम अश्योर्ड लिया है, या 1 करोड़ का लिया है ये राइडर, मान लीजिए 1 करोड़ का राइडर लिया सम अश्योर्ड। बीमा राशि कितनी है इस राइडर की? 1 करोड़ बीमा। तो अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा इस राइडर से। फिर आगे देखते हैं छठा पॉइंट, मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट। इस राइडर में भी किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। सातवां, पॉलिसी कवरेज टर्म, अर्लियर एज मैक्सिमम 70 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाए या आपकी उम्र 70 वर्ष हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी वहां तक ही ये राइडर काम करेगा, उसके बाद ये राइडर काम नहीं करेगा। 8th नंबर का पॉइंट, पेड अप वैल्यू। इस राइडर में कोई पेड अप वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रीमियम नहीं चुकाते हैं तो आपको कोई पेड अप वैल्यू नहीं मिलेगी और सरेंडर वैल्यू भी नहीं मिलेगी। नंबर 10, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान। जो भी प्रीमियम पेमेंट आप अपने बेस प्लान में करते हैं, मेन पॉलिसी में करते हैं, वही राइडर में भी उसी तरह से पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी को जोड़कर। 11th में, प्रीमियम रेट ईयरली। देखो 0.1% ऑफ राइडर सम अश्योर्ड। जितने का राइडर आप लेंगे उसका 0.1% आपको प्रीमियम चुकाना होगा। ध्यान देना, जितने भी राइडर मैं बता रहा हूं उन राइडर की पेमेंट किस आधार पर तय हो रही है कि राइडर का सम अश्योर्ड आपने कितने का लिया है, उसके आधार पर हम ये प्रीमियम बता रहे हैं। ये बेसिक सम अश्योर्ड नहीं है। बेसिक सम अश्योर्ड क्या होता है? जो मेन पॉलिसी होती है उसके सम अश्योर्ड को हम बेसिक सम अश्योर्ड कहते हैं, जबकि राइडर सम अश्योर्ड क्या होता है? अलग अलग राइडर के अलग अलग सम अश्योर्ड हो सकते हैं और आप एक से ज्यादा राइडर भी ले सकते हैं। तो इस राइडर में जो अभी हम देख रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें 0.1% के प्रीमियम पर आप ये राइडर ले सकते हैं। और अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, पुलिस से संबंधित ड्यूटी हो, उसमें 0.15% का प्रीमियम आपको चुकाना होगा। एग्जाम्पल, ₹1 लाख LIC linked accidental death and disability benefit rider can be purchased at ₹100 yearly payment। अगर आप इस राइडर को खरीदना चाहते हैं तो आपको
100 रुपए सालाना खर्च करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए का अगर आप ये राइडर लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपए में, और अगर 10 लाख रुपए का ये राइडर लेना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए प्रति वर्ष। ध्यान रखना, 1 साल का 1000 रुपए में आपको ये राइडर मिल जाएगा। तो सोचे आप ही, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस आपका कवर हो जाएगा, एक्सीडेंट का भी और डिसेबिलिटी का। और कितने रुपए देने पड़ेंगे? मात्र 10 लाख रुपए के लिए 1000 रुपए और 1 लाख रुपए के लिए मात्र 100 रुपए में ये राइडर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसी में 12 नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम इस राइडर में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है उसका समझाने जा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लेना। ये डिसेबिलिटी का केस है। मैंने डेथ का केस तो बता ही दिया कि एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई तो कितना पैसा मिलेगा, मैंने बता दिया आपको, पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हुई तो कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए केस 1, इफ राइडर सम एश्योर्ड एंड बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ बेस प्लान आर इक्वल। ध्यान देना, राइडर सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ बेस प्लान दोनों इक्वल है। कि राइडर सम एश्योर्ड भी आपने मान लीजिए 12 लाख का लिया, ठीक है, और बेसिक जो प्लान था आपकी मेन जो पॉलिसी है उसका भी सम एश्योरेंस 12 लाख का है। देन द पेमेंट ऑफ फ्यूचर प्रीमियम ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। तो ऐसे केस में जितना भी अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो उसके बाद के जितने भी फ्यूचर प्रीमियम है वो सारे के सारे माफ कर दिए जाएंगे, राइडर के भी माफ हो जाएंगे और आपकी मेन जो पॉलिसी है उसके भी माफ हो जाएंगे। यानी कि अगर एक्सीडेंट के कारण अगर आपकी डिसेबिलिटी हो गई तो आने वाले वर्षों में जितना भी प्रीमियम है, राइडर का प्रीमियम हो चाहे आपके मेन पॉलिसी का प्रीमियम हो, वो सारा का सारा माफ कर दिया जाएगा। कब? जब राइडर सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों सेम हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पॉलिसी 1 है, बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया, मान लीजिए मेन पॉलिसी जिसका बेसिक सम एश्योर्ड लिया आपने 12 लाख रुपए का बीमा लिया और राइडर का भी बीमा आपने ले लिया 12 लाख रुपए। तो अब इसका देखिए 12 लाख है, इस केस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी प्रीमियम्स की, पहली बात। दूसरी बात, आपको कितना मिलेगा ये तो हो गई कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रीमियम आने वाले वर्षों में अब नहीं चुकाना है, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड राशि और राइडर सम एश्योर्ड राशि दोनों बराबर है, इसलिए आपको कोई प्रीमियम आने वाले वर्षों में फ्यूचर में नहीं भरना है। लेकिन आपको मिलेगा कितना? डिसेबल हो गए तो आपको भी तो पैसे की जरूरत होगी, तो आपको कितना मिलेगा? उसके लिए ये सूत्र है, मंथली पेमेंट इज इक्वल टू राइडर सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 10 ईयर्स। तो देख लीजिए इस केस में राइडर सम एश्योर्ड कितना है? 12 लाख, तो मैंने यहाँ 12 लाख लिख दिया। 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर को गुणा किया तो 12 मंथ को अगर 10 साल से गुणा करें तो 120 महीने हो गए, और 12 लाख में जब 120 महीने का भाग दिया तो 10,000 आया, यानी कि 10,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ध्यान देना, LIC आपको एक्सीडेंट के कारण अगर डिसेबल हो गए तो आपको 10,000 रुपए प्रति माह अगले 10 साल तक देगी, इस केस में पहले वाले एग्जाम्पल में। क्लियर है? और फ्यूचर प्रीमियम्स ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी फ्यूचर प्रीमियम होंगे भले राइडर के हों या बेस प्लान के, वो सारे माफ कर दिए जाएंगे। सारा तो प्रीमियम माफ हो जाएगा और साथ में आपको 10,000 रुपए की प्रति माह एक तरह से पैसा भी मिलेगा अगले 10 साल तक। एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं तो अब दूसरा केस देखते हैं इसी का। तो दूसरा केस क्या कर रहा है? केस नंबर 2, इफ बेसिक सम एश्योर्ड एक्सीड द राइडर सम एश्योर्ड शैल कंटिन्यू टू बी पेड। अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है राइडर के सम एश्योर्ड से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना वो आपको पे करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल पॉलिसी 2, बेसिक सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन राइडर आपने लिया है मात्र 12 लाख रुपए का ही। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आपका पॉलिसी आप कितने की लेते हो वो एक अलग है, राइडर कितने का लेते हो वो भी अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इस केस में हमने देखा कि हमने मेन पॉलिसी जो ली है उसका बीमा राशि कितना है? 20 लाख का, और राइडर की बीमा राशि कितनी है? 12 लाख। तो ऐसे केस में पहले तो हमको ये देख लेते हैं हमको मंथली पेमेंट कितना मिलेगा। ध्यान देना, एक्सीडेंट के कारण जब आप विकलांग होंगे, डिसेबल होंगे, तब ये पेमेंट मिलेगी। मंथली पेमेंट कितनी मिलेगी? राइडर सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 10 ईयर्स। तो यहाँ 12 लाख हमारा कितना है? राइडर सम एश्योर्ड कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 10 ईयर्स, तो इज इक्वल टू कितना आया? 10,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ हमको अगले 10 साल तक, कितने साल तक? अगले 10 साल तक हमें 10,000 रुपए के हिसाब से ये पेमेंट मिलती रहेगी मासिक। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। फिर है फ्यूचर प्रीमियम्स ऑफ बोथ राइडर एंड बेस प्लान शैल बी वेव्ड। जितना भी फ्यूचर प्रीमियम है और बेस प्लान का जितना भी फ्यूचर प्रीमियम है, चाहे से राइडर का हो या बेस प्लान का,
वो माफ हो जाएगा कितने तक, 12 लाख तक का। 12 लाख तक का हमारा राइडर था, इसलिए 12 लाख रुपए तक के बेसिक सम एश्योर्ड का भी प्रीमियम और राइडर का तो सारा माफ हो गई, राइडर का सारा माफ हो जाएगा इस केस में। बस बेसिक सम एश्योर्ड जो अमाउंट है ना, उसका 12 लाख तक का तो प्रीमियम माफ हो जाएगा, और बाकी का जो बचा रिमेनिंग प्रीमियम ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख माइनस 12 लाख, 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज तो विल बी पेड। तो 8 लाख रुपीज का जो प्रीमियम होगा वो हमको पे करना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। तो जितने का राइडर लिया है वो तो उतने का माफ हो जाएगा, और जो बाकी का बचेगा पैसा उसका हमको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप जितने की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने का ही राइडर लें, तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो आपने देखा इस राइडर का कितना जबरदस्त फायदा होता है, इसलिए ये राइडर सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण डेथ होगी तब भी ये फायदा देगा, और एक्सीडेंट के कारण अगर डिसेबिलिटी होती है तब भी इसमें हमको फायदा है, क्योंकि हमें एक मंथली पेमेंट मिलने लग जाती है। फिर आगे देखते हैं नंबर, आगे इसी का पार्ट चल रहा है, ध्यान दे। ऑन डेथ और मैच्योरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, इसी का देख रहे हैं हम, ध्यान रखना। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी में ही हम आगे देख रहे हैं इस राइडर का अंश। ऑन डेथ और मैच्योरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 10 years ड्यूरिंग विच मंथली इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड, द डिसेबिलिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड इन लम्प सम। मान लीजिए आपकी डिसेबिलिटी हो गई थी और आपको अगले 10 सालों तक मंथली पेमेंट देनी थी LIC के द्वारा, लेकिन उन 10 सालों के बीच में ही आपकी डेथ हो गई, तो जितना भी पेमेंट बाकी का बचा है वो सारा का सारा लम्प सम एक साथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फिर है डिसेबिलिटी मस्ट बी विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ध्यान देना, डिसेबिलिटी का भी क्राइटेरिया है, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपकी डिसेबिलिटी हुई है तभी ये राइडर काम आएगा। अनेबल टू परफॉर्म एटलीस्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये 6 एक्टिविटी है, अगर इन 6 में से कोई भी 4 एक्टिविटी आप कर नहीं पाते हैं या किसी और की मदद से करते हैं तो आपको डिसेबल मान लिया जाएगा। पहली एक्टिविटी है ड्रेसिंग, दूसरी है वॉशिंग, तीसरी है फीडिंग, चौथी है टॉयलेटिंग, पांचवी है मोबिलिटी और छठी है ट्रांसफरिंग। तो ये 6 एक्टिविटीज में से अगर कोई भी 4 एक्टिविटी ऐसी है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी और की मदद लेनी पड़ रही है, तो आपको LIC क्या मानेगी, डिसेबल। तो इस केस में हमने फिर से मैं कह रहा हूं, इस राइडर का क्या बेनिफिट हो रहा है, इस राइडर के कितने बेनिफिट हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ हो जाए तो ये आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, एक्सीडेंट के कारण अगर आप डिसेबल हो जाओ तो भी आपको पैसा मिलेगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, एक्सीडेंट के कारण डेथ हो या डिसेबिलिटी, दोनों ही केस में आपके जितना भी प्रीमियम है, जितना भी आपका प्रीमियम है, चाहे से बेस प्लान का हो चाहे आपका राइडर का प्रीमियम हो, सब माफ हो जाएगा। यानी कि आपको चुकाना कुछ भी नहीं है फ्यूचर में, बल्कि फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा। तो ये है इस राइडर के फायदे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे 4th नंबर का राइडर, LIC's न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। अब ये 4थे नंबर का राइडर कौन सा है हमारा, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इसकी शर्तें देख लेते हैं। पहला, मिनिमम सम अश्योर्ड ₹1 लाख। आप इस राइडर को 1 लाख रुपए के बीमा पर परचेज कर सकते हैं। इस राइडर को अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा आपको लेना होगा। ध्यान रखना, मैं राइडर की बात कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिसी कितने की ली है वो आपको पता है, राइडर कितने का लेना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं। नंबर 2, मैक्सिमम सम अश्योर्ड 25 लाख बट लेस देन और इक्वल टू द बेसिक सम अश्योर्ड। आप मैक्सिमम कितने रुपए का राइडर ले सकते हैं, 25 लाख तक का, लेकिन वो 25 लाख का तभी ले पाएंगे जब आपकी पॉलिसी भी 25 लाख तक की होगी। या तो आपकी पॉलिसी जितने की है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तब आप ये न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर 10 लाख से ज्यादा का नहीं ले पाएंगे। तो जितने की पॉलिसी है या तो उतने का या मैक्सिमम 25 लाख तक का आप राइडर ले सकते हैं। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री। इसमें अगर आपको ये राइडर लेना है तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी नॉट ड्यूरिंग द पॉलिसी, और ये राइडर आपको पॉलिसी लेते समय ही लेना है, उसके बाद ये राइडर आपको नहीं मिलेगा। पॉलिसी लेने के बाद ये राइडर नहीं मिलेगा, पॉलिसी लोगे जब पहली बार तब ये राइडर आपको लेना पड़ेगा। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है। आप इस राइडर को 60 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। नंबर 5, अनफॉर्चुनेट डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड। अगर इस राइडर को लेने के बाद अगर आपकी कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, ध्यान रखना मैं एक्सीडेंट डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो आपको जितने का राइडर लिया है वो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अगर 10 लाख का राइडर लिया है तो 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। नंबर 6, मैच्योरिटी बेनिफिट नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अभी तक किसी भी राइडर में कोई
मैच्योरिटी बेनिफिट हमको नहीं दिखाई दिया है। राइडर के बेनिफिट केवल हमारे डेथ के केस में या कोई प्रॉब्लम होती है तभी मिलता है, मैच्योरिटी पे नहीं मिलता है। नंबर 7, पॉलिसी कवरेज टर्म कितना है? अर्लियर एज मैक्सिमम 75 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। या तो आपकी मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी आ जाए या आपकी मैक्सिमम एज 75 ईयर्स हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा उतने साल तक का आप इस राइडर से कवरेज ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी तो है 50 साल तक की, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 75 ईयर्स, लेकिन आप 50 साल तक ही ले पाएंगे पॉलिसी कवरेज टर्म इस राइडर से। तो जितने समय तक आपकी पॉलिसी है या तो वो या मैक्सिमम 75 ईयर्स तक इस राइडर से आपको कवरेज मिलेगा। 8वां, पेड अप वैल्यू अभी तक किसी भी राइडर में दिखाई नहीं दी हमें, सरेंडर वैल्यू भी नहीं दिखाई दे रही है। नंबर 10, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस्ट प्लान चल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसा आपने बेस प्लान में प्रीमियम चूज कर रखा है मोड, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, वैसा ही आपको यहां पर भी पेमेंट करना पड़ेगा। 11 नंबर, प्रीमियम रेट ईयरली। यहां रेट क्या है? 0.161% टू 1.93% ऑफ राइडर सम एश्योर्ड। ध्यान देना, ये प्रीमियम रेट अलग अलग हो सकती है अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार, और अलग अलग जो आपने सम एश्योर्ड लिया है उसके अनुसार ये प्रीमियम रेट अलग अलग हो सकती है। जो मिनिमम है वो है 0.161% और जो मैक्सिमम है वो है 1.93% इस राइडर की प्राइस। 12 नंबर है राइडर टर्म। मिनिमम 5 ईयर का राइडर आप ले सकते हैं। ये राइडर अगर आपको लेना है तो कम से कम 5 साल का तो लेना ही पड़ेगा ये राइडर, और मैक्सिमम 35 साल तक का ये राइडर आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ₹1 लाख LIC न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर कैन बी परचेज एट 161 रुपीज टू 1930 रुपी ईयरली पेमेंट। अगर आप इस राइडर को लेना चाहते हैं तो कम से कम 161 रुपए और मैक्सिमम आपको 1930 रुपए खर्च करने होंगे प्रति 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस पे। अगर आप इस राइडर से 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बीमा चाहते हैं तो कम से कम 161 रुपए 1 साल के और मैक्सिमम 1930 रुपए में मिल सकता है। ये 1930 क्यों है ज्यादा? क्योंकि जिसकी एज ज्यादा हो गई है उससे ये टर्म इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा लिया जाता है और जिसकी एज कम है उससे कम दिया जाता है पैसा, इस कारण। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये भी एक अच्छा राइडर है, क्रिटिकल इलनेस से संबंधित बेनिफिट राइडर है। ये एक अच्छा राइडर माना जाता है इसको, क्योंकि बीमारी से संबंधित एक ही राइडर है ये LIC में, उसका यूज करना चाहिए हमें। ध्यान रखना, ये मेडिकल पॉलिसी नहीं है, ये केवल इलनेस राइडर है जिसमें केवल लिमिटेड बीमारियों का ही इंश्योरेंस है, सारी बीमारियों का इंश्योरेंस इसमें नहीं है। नंबर 1, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए। अगर आपको ये राइडर लेना है तो उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए का आप ये राइडर ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का राइडर मतलब कि उसका बीमा राशि 1 लाख रुपए का होना चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है? 25 लाख रुपीज। आप इस राइडर को लेना चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस वाले को तो 25 लाख तक का मैक्सिमम ये ले सकते हैं, बट लेस देन और इक्वल टू द बेसिक सम एश्योर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना बेसिक आपका सम एश्योर्ड है, जो आपका बेसिक प्लान है, जो मूल पॉलिसी है, मेन पॉलिसी है, उससे ज्यादा का राइडर नहीं ले सकते। नंबर 3, मिनिमम एज एट एंट्री कितनी है? 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स के एज में कम से कम जो इसकी एज रखी गई है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष या उससे ऊपर का जो व्यक्ति है वही इस राइडर को ले सकता है। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी नॉट ड्यूरिंग द पॉलिसी। ये पॉलिसी स्टार्ट होते ही लेना पड़ता है इस राइडर को, पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद इसको बीच में नहीं ले सकते। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स। इस राइडर को लेने के लिए आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 5वां नंबर, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? नो मैच्योरिटी बेनिफिट। किसी भी राइडर में अभी तक मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। नंबर आगे नेक्स्ट हमारा देखते हैं 6, पॉलिसी कवरेज टर्म अर्लियर एज मैक्सिमम 75 ईयर्स और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। इस जो राइडर की है वो पॉलिसी कवरेज टर्म क्या है? या तो आपकी पॉलिसी का पीरियड हो जाए या आपकी एज मैक्सिमम 75 ईयर्स हो जाए, दोनों में से जो भी पहला हो वहां तक ही आपको राइडर कवरेज देता है बीमारी का। पेड अप वैल्यू इस राइडर में भी नहीं है, सरेंडर वैल्यू भी नहीं है इस राइडर में। अभी तक हमने किसी भी राइडर में पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटी नहीं देखी है। नंबर 9, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान। जैसा प्रीमियम आप अपनी मेन पॉलिसी में चुका रहे हैं उसी के साथ जोड़कर इस प्रीमियम को भी आपको चुकाना। नंबर 10, प्रीमियम रेट ईयरली। इसकी रेट क्या है? 0.107% टू 1.938% ऑफ राइडर सम एश्योर्ड। जितने का राइडर आप ले रहे हैं उसका 0.107% से 1.938% तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है सर? ₹1 लाख LIC's न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर कैन बी परचेज्ड एट 107 रुपीज टू 1,938 रुपीज ईयरली पेमेंट।
आप 107 रुपए से लेकर 1938 रुपए खर्च करके सालाना आप 1 लाख रुपए का ये राइडर ले सकते हैं। फिर से कह रहा हूं कि ये अलग अलग क्यों है प्रीमियम रेट, क्योंकि जो कम एज का है उससे कम प्रीमियम लिया जाता है, उससे कम प्रीमियम रेट है उसकी, और जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है उसकी प्रीमियम रेट ज्यादा है, तो प्रीमियम रेट के अनुसार वो पेमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, राइडर के बेनिफिट मैन पॉलिसी से अलग होते हैं। मैन पॉलिसी में जितना बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिलता ही है, साथ में राइडर कितने का लिया है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट और आपको दिया जाता है। अगर 10 लाख की मूल पॉलिसी है और 10 लाख का ही आपने राइडर ले लिया तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, 20 लाख का। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए 11 नंबर, राइडर टर्म रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी 5 to 35 ईयर्स है। अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो 5 से 35 साल का है राइडर टर्म, आप ले सकते हैं। मिनिमम 5 साल का ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल का ये राइडर ले सकते हैं। और अगर लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है तो आप मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 35 साल तक 35 साल के लिए ये राइडर ले सकते हैं। ध्यान दें, रेगुलर प्रीमियम क्या होता है, जो कंटिन्यू जितने साल की पॉलिसी लेते हैं अगर उतने साल तक प्रीमियम चुकाना हो तो उसे हम रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कहते हैं। और लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी क्या होती है कि जितने साल का हमने पॉलिसी लिया है उससे कम साल तक अगर हम प्रीमियम चुकाते हैं तो उसे हम लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी कहते हैं। नंबर 12, वेटिंग पीरियड क्या है इसका, 90 डेज। वेटिंग पीरियड क्या होता है, जिसके बाद इसका क्लेम चालू होता है, जिसके बाद इसका रिस्क कवरेज चालू होता है। तो इस पॉलिसी का रिस्क कवरेज 90 डेज के बाद स्टार्ट होगा। आफ्टर कमेंसमेंट एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल ऑफ इलनेस ड्यू टू एक्सीडेंट। ध्यान दे, अगर आपने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया है या इस पॉलिसी को रिवाइव किया है, पहले बंद हो गई, लैप्स हो गई थी, फिर उसको रिवाइव किया, तो दोनों ही केस में जब 90 डेज हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद इस पॉलिसी से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। अगर 90 डेज के अंदर आपको कोई इलनेस हो गई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और अगर एक्सीडेंट के कारण कोई इलनेस हो रही है तो उस केस में 90 डेज अप्लाई नहीं होते हैं। फिर है 13 नंबर, ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द 15 critical illness as mentioned below, the critical illness sum assured shall be payable if person survived more than 30 days survival period and then after rider's coverage ends। तो ध्यान दें कि 15 तरह की बीमारियां हैं जिसमें आपको जो बड़ी बड़ी 15 तरह की बीमारियां हैं उसमें ये राइडर काम आता है। हर जगह काम नहीं आता, केवल 15 तरह की बीमारियों में ही राइडर काम आता है और आपको बेनिफिट मिलता है। अभी 15 बीमारियां कौन सी है मैं उसकी लिस्ट बताऊंगा। द क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड शैल बी पेबल इफ पर्सन सर्वाइव्ड मोर देन 30 डेज सर्वाइवल पीरियड। अगर बीमारी होने के बाद अगर पहला डायग्नोसिस किया और इन 15 बीमारियों में से अगर कोई बीमारी पाई गई व्यक्ति में तो उसे जितना भी बीमा था वो सारा का सारा एक साथ वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए का ये राइडर ले रखा है और 15 बीमारियों में से कोई बीमारी उसकी पाई गई तो बीमारी पाते ही उसको सारा का सारा 10 लाख का जो बीमा उसने कर रखा है, ये राइडर ले रखा है, वो सारा पैसा उसको हैंड टू हैंड सारा एक साथ दे दिया जाएगा। ध्यान दें, सर्वाइवल पीरियड 30 डेज जरूर है कि कम से कम 30 दिन उसका जीवित रहना जरूरी है बीमारी पता चलने के। अगर बीमारी पता चलते ही वो खत्म हो जाता है तो उस राइडर का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। बीमारी पता चली, कम से कम 30 दिन हो गए, उसके बाद इस राइडर का उसे बेनिफिट मिलेगा। और एक बार जब राइडर का बेनिफिट मिल गया उसके बाद इस राइडर का कवरेज खत्म हो जाता है, फिर भविष्य में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई एक बीमारी पता चलती है और 10 लाख रुपए का जो सम अश्योर्ड अमाउंट इसने करा रखा है मान लीजिए इस राइडर के लिए, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार 10 लाख रुपए मिल गए, ये राइडर फिनिश हो जाता है, भविष्य में इस राइडर से किसी प्रकार का अन्य कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि एक ही बार बेनिफिट मिलेगा और एक ही बार में सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं वो 15 बीमारियां कौन कौन सी है। तो ये 15 बीमारियां ये हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आप इसको देख लेना कौन कौन सी 15 बीमारियां हैं जिसमें ये राइडर काम करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 6 प्लान देखते हैं, LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये है लास्ट प्लान जिसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसकी क्या कंडीशन है देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड, ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स विल बी वेव्ड अंडर द बेस पॉलिसी टिल द एक्सपायरी ऑफ राइडर टर्म। इसमें कोई सम अश्योर्ड नहीं है, इस राइडर को लेने के बाद कोई बीमा राशि नहीं है इसकी। इसमें क्या होता है कि जितने का आपने ये राइडर लिया है, जितनी की आपने बेस पॉलिसी ली है, उसके सभी प्रीमियम फ्यूचर के माफ कर दिए जाएंगे। बस यही इस राइडर की खास बात है। इस राइडर को जो आप लेंगे अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रीमियम वेवर,
इस राइडर्स को ले लेते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो भविष्य में जितना भी प्रीमियम आपको चुकाना पड़ेगा बेस पॉलिसी का, वो सारे और साथ में इस राइडर के भी सारे प्रीमियम, समस्त प्रीमियम समाप्त हो जाएंगे और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, मिनिमम एज एट पेरेंट्स एंट्री 18 ईयर्स। ध्यान दें कि ये राइडर बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है, इसलिए पेरेंट्स की एंट्री इसमें कम से कम 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी और ड्यूरिंग द बेस पॉलिसी दोनों ही टाइम पे लिया जा सकता है। पॉलिसी के दौरान भी लिया जा सकता है ये राइडर और पॉलिसी स्टार्ट होते समय भी लिया जा सकता है। नंबर 3, मैक्सिमम एज एट पेरेंट्स एंट्री। पेरेंट्स की एंट्री 55 साल इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है, यानी कि 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इस राइडर को ले सकता है। नंबर 4, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष। मैक्सिमम एज जो है वो 70 वर्ष रखी गई है। आप किसी भी एज में अगर एंट्री कर रहे हैं तो मैच्योरिटी की एज जरूर ध्यान रखना, 70 वर्ष हो जाएगी इस राइडर की। 70 वर्ष के बाद इस राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता है। नंबर 5, मैच्योरिटी बेनिफिट। किसी भी राइडर में किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया गया है। फिर है नंबर 6, पेड अप वैल्यू नॉट एक्वायर एनी पेड अप वैल्यू। सरेंडर वैल्यू नो सरेंडर वैल्यू। किसी भी प्रकार के कोई राइडर में पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर 8, प्रीमियम पेमेंट मोड सेम एज बेस प्लान। जो बेस प्लान आपका है, जो मूल पॉलिसी है, मेन जो पॉलिसी है, उसमें जैसे पेमेंट चुका रहे थे वैसे ही इसके प्रीमियम की पेमेंट भी उसके साथ जोड़कर चुकानी है। नंबर 9, प्रीमियम रेट ईयरली कितना है? 1.45% टू 12.35% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। सबसे महंगा अगर राइडर कहूं तो मैं यही है, क्योंकि बीमारियों से संबंधित राइडर है तो सबसे महंगा राइडर है। आपको 1.45% से 12.35% तक सालाना पैसा चुकाना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये राइडर आप 1 लाख रुपए का लेते हैं, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कैन बी परचेज्ड एट 1450 1450 रुपीज टू 12,350 रुपीज ईयरली पेमेंट। ये राइडर आपको लेना है तो 1450 रुपए से लेकर 12,350 रुपए तक का सालाना खर्चा करना पड़ सकता है आपको प्रति 1 लाख रुपए पे। फिर कह रहा हूं ये रेट क्यों चेंज है? जिनकी एज कम है उनका 1.45% लग रहा है और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रीमियम का रेट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये है सारा इस राइडर का कमाल। फिर आगे 10 नंबर, राइडर टर्म कवरेज। राइडर टर्म कवरेज देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ द बेस प्लान। ध्यान दें इस राइडर का बेनिफिट अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में मिलेगा। डेथ कैसे भी हुई हो, अगर जो प्रीमियम भरने वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तब जाकर इस राइडर के तहत जो प्रीमियम है, फ्यूचर प्रीमियम्स, वो माफ किए जाएंगे। हमने देख लिया फ्यूचर प्रीमियम माफ करने का ये क्राइटेरिया है कि आउटस्टैंडिंग जितना भी प्रीमियम है पॉलिसी का या तो वो माफ कर दिया जाएगा या बच्चे की एज जितनी है उसे 25 में से घटा दीजिए, उतने साल का प्रीमियम माफ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे की एज मान लीजिए 25 माइनस मान लीजिए 15 साल है बच्चे की एज, तो यानी कि अगले 10 साल का प्रीमियम माफ किया जाएगा। किसी भी सूरत में बच्चे की केवल 25 साल की एज तक का ही प्रीमियम माफ किया जाता है, उसके बाद बच्चे को कमाने लायक मान लिया जाता है। तो इसलिए उसके आगे अगर आपकी पॉलिसी जाती है तो उसका प्रीमियम फिर बच्चे को चुकाना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहाँ आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें। यहाँ 29 वीडियोस हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे
क्लिक करके तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे, तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे, मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है, जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।